हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में चौथे सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एक गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जिसमें आपको हिंदी और गणित के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उन्हें चैनल को शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है MCQ का। उत्क्षिप्त वर्ण है। तो उत्क्षिप्त वर्ण चारों ऑप्शन में से देखिए, आप पहचानिए। उत्क्षिप्त वर्ण क्या है? ड और ढ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, श्वास के आधार पर सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो श्वास के आधार पर क्या होता है? चार ऑप्शन में से बताएंगे। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर हो जाएगा आपका अल्प प्राण एवं महाप्राण। श्वास मतलब श्वास जब थोड़े समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए लगता है तो अल्प प्राण एवं महाप्राण होता है। ठीक है, तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अल्प प्राण एवं महाप्राण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53। भाषा का भेद है, लिखित है, मौखिक है और व दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के भेद कितने होते हैं? तो दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54। 54 क्या है? किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। तो वाक्य की पूर्णता पर क्या लगता है? तो पूर्ण विराम लगेगा। प्रश्न नंबर 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। ठीक है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च कौन करता है? उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। तो इसको अपव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, अपव्ययी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56। इसी प्रकार के आपको प्रथम प्रश्न पत्र में MCQ देखने को मिलेंगे। 50 नंबर का होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका MCQ है। तो किसी संख्या के इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन सारे प्रश्न इसी से बेस में पूछे जाएंगे। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। तो किसी संख्या के, तो मान लीजिए ये दाहिना है। ठीक है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या कितनी बढ़ जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए 5 संख्या है, चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है। इसके दाहिनी ओर एक शून्य बढ़ाएंगे तो क्या होगी? 80 हो गई। सीधे 8 से 80 हो गई। कितना हुआ? 10 गुना संख्या बढ़ गया। तो वही पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 57। 57 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की जब सबसे बड़ी पूछेगा तो 3 बार 9 कर देंगे। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 100 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, 999। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58। 58 है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो 3478 में सैकड़े वाली संख्या क्या है? देखिए, ये 8 क्या है? इकाई है। 7 क्या है? दहाई है। 4 क्या है? सैकड़ा है। और 3 क्या है? हजार है। तो सैकड़े वाली संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 देखिए तीसरे ऑप्शन में है 100। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है? तो 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा अंक 0 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतछरी, अंताक्षरी। तो देखिए, इसको सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसको हिंदी में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि सुनने पर एक ही जैसे आएंगे, लेकिन इनकी वर्तनी गलत और सही रहती है। तो आपको पहचानना इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। अंताक्षरी नहीं है, इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं अंत्याक्षरी। आधा 9 है और आधा तो है, उसके बाद याक्षरी।
ये ध्यान रखेंगे, आधा नौ और आधा तो है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या है? पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह यानी कि चढ़ाव और उतराव का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, उपर्युक्त सभी। तो पढ़ते टाइम उतार और चढ़ाव का गलती क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे नहीं कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है। अब भाव को समझेंगे ही नहीं तो भी वहाँ पे भी आरोह अवरोह का, और अधिक तेज आवाज़ में पढ़ने से भी क्या होता है? चढ़ाव और उतराव, आरोह और अवरोह का अच्छे तरीके से। जैसे आप कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ने का एक संगीत के माध्यम से पढ़ते हैं, पढ़ने पर ऐसा लगे कि कविता पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लगे कि गद्य पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप पढ़ रहे हैं, इसको क्या क्या कहेंगे? तो सस्वर पठन कहेंगे, मौन पठन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लिखित भाषा है जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो बोल करके या मन ही मन पढ़ सकते हैं। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें क्या कहा है? ध्वन्यात्मक पठन, यानी कि बोल कर पढ़ने को क्या कहेंगे? तो सस्वर पठन कहेंगे। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, सस्वर पठन। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को सस्वर पठन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 63। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं? सार्थकता, क्रमबद्धता, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में निम्नलिखित कौन से गुण होते हैं? तो कोई भी सेंटेंस कैसा होता है, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होती है, सार्थकता होती है, वो सही होता है, और क्रमबद्ध होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में क्या होता है? वाक्य सेंटेंस होता है। तो 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा, सार्थकता और क्रमबद्धता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64 क्या है? क का उच्चारण स्थान है? तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का कंठ है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न है 65। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है? आशा, स्पृहा, अभिलाषा, उपर्युक्त सभी। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सारे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इच्छा को क्या कहते हैं? आशा भी कहते हैं, स्पृहा भी कहते हैं, अभिलाषा भी कहते हैं। कोष्ठक चिन्ह है, देखिए तो कोष्ठक तो इसमें सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये छोटा कोष्ठक है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है। ये मझोला कोष्ठक है, या इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और ये बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, ये इसको बिग ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67। किसी कथन का विस्तार देने वाले, ठीक है, मान लीजिए कोई कथन है, उसका विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, राम सेड टू सीता, ठीक है, आई हैव टू गो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लगा दिए। तो किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसको विवरणात्मक चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन ये तो उद्धरण चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे विवरण की बात कर रहा है, विवरण देने वाले चिन्ह का। तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए ये निर्देशक चिन्ह है, ये इस टाइप का, ऐसे इसको विवरण देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 68 देखिए, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, यानी कि इसको भी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में एक जैसा आएगा, लेकिन इनका जो वर्तनी है वो अलग अलग होंगे। तो वर्तनी सही और गलत होंगे, तो आपको सही वर्तनी वाले चारों ऑप्शन में से पहचानना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। देखिए पढ़ने में की जैसा लग रहा है, लेकिन वर्तनी गलत और सही है। तो 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आधा ज 2 बार रहेगा। देखिए उज्ज्वल ऐसा रहेगा, उ आधा ज, फिर ज, फिर पूरा व और ल, इसकी को उज्ज्वल कहते हैं।
प्रश्न नंबर 69 देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं संपृक्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संपृक्त स्वर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब आप स्वर और व्यंजन वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये संपृक्त स्वर और विवृत स्वर, आपने पढ़ा होगा, प्रथम सेमेस्टर में भी है। 69 का उत्तर क्या जाएगा? देखिए, जब मुंह खुला रहेगा तो विवृत कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? विवृत स्वर कहेंगे। तो विवृत स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उसको विवृत स्वर कहते हैं। इस परिभाषा आप याद कर लेंगे कि विवृत स्वर वो होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, तो वाक्यों में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो शब्द की विशेषताएं, 70 का उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये सब क्या है? शब्द की विशेषता है। जैसे मान लीजिए यही एक शब्द है तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ये पूरे शब्द मान लीजिए ये भी है, ये भी है, इससे मिलके एक सेंटेंस बन गया है। अब वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, तो मान लीजिए एक एक पद जोड़ करके क्या हुआ है? शब्द बना है। और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मान लीजिए ये शब्द है, जब ये शब्द ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कोई लैंग्वेज लिख पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71 क्या है? दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, ठीक है। 7854, 7846, 7864 और 78। तो संख्याओं का अवरोही मतलब सबसे बड़ा, अवरोही मतलब जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 7864। तो 7864 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। अब इससे छोटा तो 7854, देखिए 7854 ऑप्शन नंबर ए में है। अब इससे छोटा कौन है? 7846, 7846। सबसे छोटा कौन है इन चारों संख्याओं में? तो 78 है। तो ये क्या जाएगा? अवरोही। अवरोही मतलब क्या जाएगा? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। प्रश्न नंबर 72 देखिए, संख्या 5, ठीक है। संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पे क्या मिलेगा? तो शून्य ही मिलेगा। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। ये तो आप बेसिक गुणा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो शून्य को किसी संख्या से, मान लीजिए शून्य को किसी संख्या 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से आप शून्य में भाग देंगे तो भागफल पूछ रहे हैं। यहाँ पे भागफल क्या आएगा? देखिए, तो 5 से भाग देंगे तो 5 शून्य, ये शून्य कट जाएगा। लेकिन यहीं पे 5/0 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? अनंत आ जाएगा, क्योंकि 0 से भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता है। 0 से भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो दोनों वर्षों को जोड़ लेंगे, 39,779 और 46,759 जोड़ लेंगे। 9 और 9 18, एक बचेगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, और एक 13, एक बचेगा, 14 और एक 15, फिर एक बचेगा, फिर 15 एक 16, फिर एक बचेगा, 4 3 7 और 8। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन नंबर ब में है। 86,538 आपका हो जाएगा। इतनी पुस्तकें 2 वर्षों में मिलाकर छपी। दोनों वर्षों को जोड़ देंगे। 75, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़ा में देखना है कितनी दहाइयाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 75 देखिए, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। ये तो 1000 हो जाएगा। तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो देखिए
देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 0 की जगह 1 कर देते हैं, ये अपने ऊपर है तो इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। तो 100 है तो कितनी दहाइयाँ होंगी? तो देखिए, तो 100 में 10 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा संख्या। तो 10 दहाई होता है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। जब संख्या पूछा है तो 10 से भाग दे देंगे उस संख्या में, सैकड़े में दहाई से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगी। प्रश्न नंबर 76 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता, उपर्युक्त सभी। तो लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय क्या है? 76। तो लेखन की अशुद्धियों को दूर कैसे करते हैं? 12 खड़ी का अभ्यास करते हैं, व्याकरण का समुचित ज्ञान करते हैं, उच्चारण की स्पष्टता। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 77 देखिए, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए, उपर्युक्त सभी। आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों रीडिंग करते हैं, उसका महत्व बताना है। तो सभी चीज़ों के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। समाचारों को पढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 78 है, य और लव व्यंजन कहलाता है। तो य और लव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। 78 का उत्तर क्या जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ज, ठीक है, च वर्ग हो जाता है। उष्म व्यंजन क्या हो जाएगा? ठीक है, ह हो जाएगा, फिर स हो जाएगा, फिर ये स हो जाएगा, फिर ये स हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? छत्री वाला छ, फिर त्र, फिर ज्ञ और फिर स्र, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79, च वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। 79। तो च वर्ग क्या हो जाएगा? तो च वर्ग हो जाएगा आपका तालु। उच्चारण करके खुद आप देखेंगे आपका जीभ का पिछला हिस्सा क्या कर रहा है? ऊपर टंग को स्पर्श कर रहा है, तो तालु हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान तालु। तो च वर्ग में क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ, इयो। ये क्या जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। ये सब तालु है। 80, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है 6, 4, 5, 3। तो अंग्रेजी में वावेल्स कितने होते हैं? तो ए होता है, फिर ई होता है, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने स्वर हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81, इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। ये अल्प विराम, प्रश्नवाचक, अनंत या निर्देशक या विवरण। तो 81, इति श्री के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए ये निर्देशक चिन्ह है। इति श्री के लिए ऐसे या ऐसे। प्रश्न नंबर 82, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। पंकज, अनिल, सरोज, पद्म। तो कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। 82, देखिए पंकज मतलब भी कमल होता है, सरोज मतलब भी कमल होता है, पद्म मतलब भी कमल होता है, लेकिन अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। तो कमल का समानार्थी हवा कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उज्जवल, उज्जवल, फिर से वही प्रश्न रिपीट कर दिया। तो इसमें 2 छोटा ज हो जाएगा, उज्जवल। 83 का। 84 क्या है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ जिस वर्ण से मिलकर बना है वे हैं। तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो आधा ज और पूरा इयों से मिलकर के ज्ञ वर्ण बना है। ये इसका ऐसे तोड़ेंगे तो आधा ज होएगा, ज पर हलंत और इयों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85, हिंदी में वचन होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन। तो 2 ही वचन होते हैं हिंदी में। 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। 86 क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम है। फिर से इसमें अवरोही क्रम देखेंगे।
चारों ऑप्शन में से कौन सा अवरोही क्रम में सजाया गया है? तो देखिए अवरोही मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 18 है, फिर उससे छोटा 15, फिर उससे छोटा 13, फिर 13 से छोटा 9। लेकिन यहाँ आप देखिए 3 छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ये क्या है? ये आरोही क्रम में सजाया गया है और ये अवरोही है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87। 100 इकाई के समूह को कहते हैं? 87 का उत्तर बताइए। 100 इकाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या जाएगा? इसको एक सैकड़ा कहेंगे। एक सैकड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो एक सैकड़ा कहेंगे। तो 100 इकाई के समूह को क्या कहेंगे? एक सैकड़ा कहेंगे। 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक सैकड़ा। देखिए इसमें 10 दहाई भी होता है। वो एक सेकंड समूह पूछा है ना, तो हाँ सैकड़ा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88। गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़ तथा घटाना, गुणा तथा भाग, क्रम 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का उत्तर बताएंगे। तो गणित की मूल संक्रियाएं हैं क्रम 1 व 2 दोनों, तो जोड़ और घटाना भी होता है गणित का संक्रिया, और गुणा और भाग भी करते हैं। प्रश्न नंबर 89। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, तो जोड़ की क्रिया में क्या जोड़ते हैं? इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, उपर्युक्त सभी से। तो जोड़ की क्रिया में क्या करते हैं? यही करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 2 1 1 2, फिर 1 2, मान लीजिए ऐसे है। देखिए तो इकाई को इकाई जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से, 10,000 को 10,000 से। तो इकाई को इकाई जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90। गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण्य, गुणक, शेष, गुणनफल। तो जब गुणा करते हैं तो आपको क्या इसमें से चार ऑप्शन में से नहीं दिखता है? तो शेष तो भाग में आता है, तो शेषफल तो भाग में आता है, तो यही हो जाएगा, ये गुणा की संक्रिया नहीं है। गुणा में गुण्य भी मिलता है, गुणक भी होता है और गुणनफल भी मिलता है, लेकिन शेषफल तो भाग में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 91। लेखन एक शारीरिक क्रिया है। जब आप लिखते हैं तो आपका हाथ और दिमाग में कनेक्शन होता है। एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या करना पड़ता है? जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन है प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसका कथन है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को अपने हाथों से क्या करना पड़ता है? गतिविधि करते हैं तभी कुछ लिखा पाता है। तो 91 का उत्तर हो जाएगा श्रीमती मांटेसरी। तो श्रीमती मांटेसरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 92। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उनको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन में से देखिए। तो क वर्ग क्या है? कंठ है। क ख ग और घ। अंग नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? अनुस्वार में, अनुनासिक में आ जाएगा। तो ड और ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 93। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, यानी कि ज्ञान को आप अर्जित करते हैं और ज्ञान को पढ़ाते हैं, इसका साधन क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। आप कहीं टूर पे चले गए या कोई प्रोजेक्ट देख लिए, निरीक्षण से कर सकते हैं, या खुद के अनुभव से ज्ञान आप जीवन भर सीख सकते हैं। विचार विनिमय, यानी कि विचारों का आदान प्रदान एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करके भी आप ज्ञान को अर्जन और ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं। स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास से, या सेल्फ स्टडी से, या पढ़ने के अभ्यास से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 94 है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? 94। तो 94 क्या आ जाएगा?
विराम चिन्हों का ज्ञान जब नहीं रहेगा, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे प्रश्नवाचक, कहाँ पे निर्देशक, कहाँ पे डैश, कहाँ पे लाघव, कहाँ पे विस्मयादि बोधक जब विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं रहेगा तो विराम संबंधी समस्या आएंगी। प्रश्न नंबर 95, विवरित स्वर है, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा का पूरा खुला रहे। तो 95 का उत्तर बताएंगे। क और ख बोल कर देखिए आपका मुख खुला है कि नहीं। आ और औ, च और छ, ट और ठ। 95 का उत्तर बताइए। देखिए तो विपरीत स्वर क्या है, आ, आप बोलिए आ, और आ औ, आ औ, आपका पूरा मुख खुला रह रहा है। क क्या है, ये तो कंठ से आवाज आ रहा है, तो पूरा मुख नहीं खुलता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, ऐसे बोल करके आप देख सकते हैं। 96, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आनंद को मोद भी कहते हैं, प्रमोद भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं। तो आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ पे जुड़ करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी डीएलएड करते हैं उन्हें चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, जाके यहाँ से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई भी सेमेस्टर हो डीएलएड का। 97 का देखिए, तो संयुक्त व्यंजन क्या है, 4 है। छतरी वाला 6 है, त्र है और ज्ञ है, लेकिन इय नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ। तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आ हो जाएगा 98 का। ये तो सब लघु स्वर है, अ और ई और री, ये क्या है, ये तीनों लघु स्वर हैं। बस आ बस क्या है, दीर्घ स्वर है। 99 देखिए, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। तो निचला होठ व ब, व और ब दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण करके आप देख सकते हैं। तो 99 का उत्तर क्या जाएगा, निचला होठ, निचला होठ और दांत, ब को बोलिए आप, ब। जब आप ब बोलेंगे तो आपका जो निचला होठ है और दांत दोनों आपस में स्पर्श करेंगे, तो ब। व को बोलने पर दोनों वोट करते हैं। प्रश्न नंबर 100 देखिए, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। तो वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ क्या प्रयोग होता है, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 100 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 101, 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो 8 इकाई है, 2 दहाई, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 102, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नियत क्रम। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। 102 का उत्तर, घटते क्रम को अवरोही क्रम कहेंगे और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहेंगे। अनंतर क्रम को मतलब एक के अंतर के बाद जो क्रम होगा, और नियत क्रम मतलब जो कांस्टेंट होगा, जैसे 1 2 3, ये सब क्या हो जाएगा, नियत क्रम हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है। प्रश्न नंबर 103, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है। तो मूल संख्या में वृद्धि करते, मान लीजिए 5 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ाइए या योग, बढ़ाना और योग दोनों क्या है, शब्दों का जाल है, एक तरीके से फंसाया जा रहा है। तो जोड़ ही है। 103 का उत्तर क्या हो जाएगा, जोड़। तो मूल संख्या में, मूल संख्या आपका 5 हो गया, मान लीजिए इसमें 1 का वृद्धि कर दिए तो 6 हो गया, या बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए चाहे 1 जोड़ दिए, तो इसको जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 104, किसी भी संख्या के मान होते हैं 1 2 3 4। तो किसी भी संख्या के मान होते हैं, 104 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 18 है, तो यहाँ पे कैसे 2 मान हो जाएंगे,
जैसे मान लीजिए 5 है, इस 5 का 2 मान होगा, एक 0 से कट जाएगा और ये स्वयं 5 से कट जाएगा, तो 2 मान हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं 105 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन हो जाएगा? 100, 160, 299, 198। जब आप संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बढ़ते जाते हैं, तो पहले 100 आता है, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 हो जाएगा। 160 कब आएगा? 100 के बाद आएगा 160, फिर 299 इसके बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद 998 आएगा। इसमें 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।